पेपर इज जून 14, पेपर 1 वेरिएंट 2। इसको रैप अप करते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज द कॉज ऑफ इकोनॉमिक स्कार्सिटी। अगेन ऐसा सवाल एक कल भी आया था हमारा। तो स्कार्सिटी का रीजन क्या होता है? व्हेन देयर आर अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। सही है, तो सी सबसे सिंपल आंसर है ये। लिमिटेड वांट्स आपकी कभी भी नहीं होती, अनलिमिटेड वांट्स होती हैं। तो शुरू के 2 ऑप्शन तो ऐसे ही हटा दो और लास्ट ऑप्शन में आपका लिखा हुआ है अनलिमिटेड रिसोर्सेज, जो कि इम्पॉसिबल है। सही है, रिसोर्सेज आर ऑलवेज लिमिटेड, तभी तो स्कार्सिटी आती है। तो सी मेरा आंसर होगा। सही है, बहुत हल्का एमसीक्यू, इसमें मैं टाइम नहीं लगाऊंगा। हाउ इज एन इमीडिएट इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट ये इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में मैं इनसाइड ऑपरेट कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं इनएफिशिएंट हूँ। सही है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है पीपीसी का, इलस्ट्रेटेड ऑन अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डायग्राम। सही है, तो अगर मेरी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है, इसका मतलब है मैं इनसाइड द पीपीसी ऑपरेट कर रहा हूँ। लेट से मैं ऑपरेट कर रहा हूँ यहाँ पे, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का मतलब क्या है कि मैं अंदर की तरफ मूव करूंगा। सही है, क्योंकि मेरे ख्याल में से पिछली क्लास में हमने ये रिवाइज किया था कि जब भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो मेरी एक्चुअल की मूवमेंट पीछे की तरफ आती है, टुवर्ड्स द ओरिजिन। सही है, इसका मतलब हमारी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड गिर रही है। सही है, तो अ मूवमेंट ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्लोजर टू द कर्व, गलत। इसका मतलब तो ये होगा कि हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। अगर मैं पीपीसी की तरफ मूव कर रहा हूँ तो इसका मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। सही है, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो मैं पीछे की तरफ आऊंगा। अ मूवमेंट ऑफ द प्रोडक्शन पॉइंट फर्दर इनसाइड द कर्व, तो बी इज द करेक्ट आंसर। सही है, सिंपल सवाल था ये। तो ये बेसिक आपकी पीपीसी की नॉलेज टेस्ट कर रहा है। शिफ्ट यहाँ पर हो नहीं सकता, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से कभी भी शिफ्ट नहीं आता। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हमेशा आपके एक्चुअल में मूवमेंट आती है, हमेशा याद रखना ये चीज़। सही है, हमेशा आपकी एक्चुअल में मूवमेंट आती है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एक हमारा होता है एंटरप्राइज। तो ये हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। अ सेमी स्किल्ड यंग वर्कर इज अ लेबर, यस, तो ये मेरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। सही है, बाकी सारे ऑप्शन जो है वो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। ठीक है, यस, सिंपल सवाल है ना, 3 बहुत हल्के सवाल थे। क्वेश्चन नंबर 4, अ सप्लाई कर्व शोज द लिंक बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड। तो हमेशा जब भी कोई ऐसा सवाल आए तो डायग्राम बना लो, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस लिख लो, ये आपका सप्लाई कर्व आ गया। तो यहाँ पर अपन लिखते थे प्राइस और यहाँ पर अपन लिखते हैं क्वांटिटी सप्लाइड। तो क्या आंसर होगा इसका? A supply curve shows the link between the quantity supplied and डिमांड का तो कोई लेना देना नहीं है, इक्विलिब्रियम का भी कोई लेना देना नहीं है, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। क्योंकि आप नोटिस करो यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाइड लिखा है, इसका रिलेशनशिप किससे शो कर रहे हैं अपन? प्राइस से शो कर रहे हैं। सही है, तो सी इज द आंसर। स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो यहाँ नहीं शो करता, स्केल ऑफ प्रोडक्शन आपका उसमें शो होता है ईओएस डीईओएस में। सही है, तो यहाँ पर इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये भी आसान एमसीक्यू था, हल्का सा एमसीक्यू था। Which headline could apply to a mixed economy but not a free market economy? सही है, which headline could apply to a mixed economy but not a free market? तो फ्री मार्केट इकोनॉमी में क्या नहीं होता? फ्री मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट नहीं होती। सही है, तो मुझे कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें गवर्नमेंट हो। सही है, मुझे कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें गवर्नमेंट हो, क्योंकि इसने बोला है ऐसी कौन सी चीज मिक्स्ड इकोनॉमी में होगी और मार्केट इकोनॉमी में नहीं होगी। सही है, अच्छा, तो मिक्स इकोनॉमी में क्या होगी? चीप इंपोर्ट्स बट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स आउट ऑफ द बिजनेस। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट नहीं है। मुझे कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें गवर्नमेंट है। सही है, जिसमें गवर्नमेंट है। लोकल गवर्नमेंट प्लानिंग डिसीजन एंगर्स रेजिडेंट्स, यस, ये मेरा आंसर होगा क्योंकि यहाँ पर आपकी गवर्नमेंट है। सही है, और जहाँ पर आपकी गवर्नमेंट होती है वो मार्केट इकोनॉमी में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सही है, मैनी फिश डाई एज अ कंपनी पोल्यूट्स अ रिवर, इससे कोई लेना देना नहीं है। मैनी स्मॉल शॉप क्लोज एज लार्ज सुपर मार्केट, ये भी गलत। तो जिस ऑप्शन में गवर्नमेंट है वो मार्केट इकोनॉमी में नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी आसान है। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 6, in 2012 the local government of a city decided to increase parking charges for motorists। तो अगेन यहाँ पर हमने कोई चॉइस करी है, तो ये मेरा रिप्रेजेंट करता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट वॉज इंटेंडेड टू रेज मनी टू करेक्ट अ डेफिसिट इन द लोकल गवर्नमेंट बजट। अच्छा भाई, तो अपन ने चार्जेस क्यों बढ़ाए? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक्सीड कर रही थी टैक्स रेवेन्यू को। सही है, तो ये आ गया था मेरा बजट डेफिसिट। ये क्या आ गया था? मेरा बजट डेफिसिट। अब मुझे किसी तरह इस बजट डेफिसिट को कम करना है, तो तभी मैं अपने टैक्स के रेवेन्यू को बढ़ा रहा हूँ बेसिकली। सही है,
The local government said if they did not increase charges, they would not be able to provide all their current services. Businesses complained about the likely loss of revenue if parking charges were increased. सही है, तो it's a type of tax. It's a type of tax. क्योंकि अगर मैं parking charges को increase कर रहा हूँ, तो again वही चीज़, ये मेरा opportunity cost show कर रहा है ना. या तो मैं इसके साथ गलत करूं या तो मैं खुद पैसा लगा दूं. सही है, मुझे कोई चॉइस करनी है, क्योंकि आप नोटिस करो यहाँ पर लॉस ऑफ रेवेन्यू होगा, तो ये लॉस ऑफ रेवेन्यू मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना. सही है, अगर ये पैसा लॉस नहीं होता तो मैं कहीं यूज कर लेता. सही है, तो व्हाट कॉन्सेप्ट डज दिस स्टेटमेंट इन्वॉल्व? इन्फ्लेशन नहीं शो कर रहा है ये, तो इसको हटा दो. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यस, एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर यस. पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग का जिक्र यहाँ पर किया हुआ है. सही है, तो ये मेरा बी आंसर होगा. प्राइवेट बेनिफिट एंड द फ्री मार्केट. फ्री मार्केट का यहाँ पर इसने कोई जिक्र नहीं किया हुआ. अनलिमिटेड रिसोर्सेज, ये तो इम्पॉसिबल चीज़ है, इसको भी हटा दो. सही है, और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी नहीं है, तो बी इज द राइट आंसर. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो शो कर रहा है. सही है, तो सवाल में इसने मुझे बोला हुआ है कि पार्किंग चार्जेस ही इंक्रीज कर रहा है मोटरिस्ट पे, जिसकी वजह से मेरे बिजनेस का रेवेन्यू लूज होगा. जब उसका रेवेन्यू लूज होगा तो इट्स अ टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सही है, क्योंकि यहाँ से मुझे पैसा नहीं मिलेगा, ये पैसा मैं फॉरगो कर दूंगा. सही है, क्योंकि जब इनको रेवेन्यू मिलेगा, इनको रेवेन्यू कम मिलेगा, तो ये लोग टैक्सेस कम पे करेंगे. अब या तो मैं इनके रेवेन्यू से पैसा कमाऊँ या तो मैं पार्किंग चार्जेस को बढ़ा के पैसा कमाऊँ. सही है, तो ये गवर्नमेंट का एक वो है ना, ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास कि या तो कुछ और करें या तो कुछ और करें. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना ये, इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ चॉइस. और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्यों आ रहा है यहाँ पे? क्योंकि इसने बजट की बात करी है. इसने बोला कि ऑलरेडी मेरा डेफिसिट चल रहा है. डेफिसिट का मतलब कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक्सीड कर रही है टैक्स रेवेन्यू को, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर का जिक्र किया हुआ है ना यहाँ पे. सही है, ठीक है. और एक और बात, ये चार्जेस को क्यों बढ़ा रहा है? ये चार्जेस को इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि ये बोल रहे हैं कि अगर हम चार्जेस को नहीं बढ़ाएंगे तो हम करंट सर्विसेज भी सही तरीके से प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे. तो करंट सर्विसेज अगर वो प्रोवाइड कर रहा है तो इसका मतलब वो अपनी जेब से पैसा दे रहा है ना, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रहा है वो. सही है, तभी यहाँ पर ये दो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर. सही है. क्वेश्चन नंबर 7. In 2011, the US government declared that the country must increase the manufacture of fuel from crops such as corn that have previously only been used for food. देखो इस लाइन को वापस पढ़ो, क्या बोला हुआ है. Government declared that the country must increase the manufacture of fuel from crops such as corn that have previously only been used for food. इसका मतलब कि इसके यूजेस बढ़ रहे हैं. पहले ये सिर्फ फूड में यूज होता था, पर इस गवर्नमेंट चाह रही है कि इसके और यूज भी हों. तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फ्यूल की डिमांड बढ़ रही है. ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है कि डिमांड बढ़ रही है. पहले सिर्फ फूड में इस्तेमाल होता था, अब और चीजों में भी इस्तेमाल होगा. तो इसका मतलब है इस फ्यूल की डिमांड बढ़ रही है. अब जब इस फ्यूल की डिमांड बढ़ेगी तो डायग्रामेटिकली किस तरह होगा? ये हमेशा याद रखना, ग्राफ जो है वो मार्केट का बनेगा. सही है, तो ये सप्लाई, ये डिमांड. सही है, तो ये मेरी आ गई डिमांड, ये मेरी आ गई सप्लाई. और आप नोटिस करो, जब भी आप अपने डिमांड कर्व को शिफ्ट करते हो, जब भी आप अपने डिमांड कर्व को शिफ्ट करते हो तो आपके सप्लाई कर्व में मूवमेंट आती है. तो ये जब भी आप अपने डिमांड कर्व को शिफ्ट करते हो तो आपके सप्लाई कर्व में क्या आती है? मूवमेंट आती है. तो आंसर क्या होगा? व्हाट इज लाइकली टू हैपन इन द मार्केट फॉर कॉर्न? अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. बिल्कुल गलत. अ मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व. यस, क्योंकि जब भी आपका डिमांड कर्व शिफ्ट होता है तो आपके सप्लाई कर्व में मूवमेंट आएगी. जब भी डिमांड में शिफ्ट आता है तो सप्लाई कर्व में मूवमेंट आती है. देखो ये मैंने एरो से शो भी किया हुआ है मूवमेंट. सही है. A shift in the left in the demand curve. बिल्कुल गलत, ये नहीं होगा. सही है, और फिर क्या आ गया हमारा? A shift to the left to the supply curve. नहीं. सही है, डिमांड का मेरा राइट वर्ड जा रहा है, ये मेरा राइट वर्ड जा रहा है, और सप्लाई कर्व तो शिफ्ट ही नहीं हो रहा. सही है, तो हल्का सवाल था. बस खाली आपको ये चीज़ पकड़नी थी कि हो क्या रहा है, डिमांड बढ़ रही है. अगर एक से ज़्यादा यूजेज है ना, इसका मतलब डिमांड बढ़ रही है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट मे कॉज एन इंडिविजुअल टू सेव अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ देयर इनकम? कह रहा है कि एक बंदा जो है वो पैसा सेव ज्यादा कब करेगा. सही है. अब बिलीव दैट द प्राइस ऑफ द गुड्स विल राइज इन द फ्यूचर. अगर एक बंदे को लगता है कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, तो अगर एक बंदे को लगता है कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, तो वो अभी से अपनी स्पेंडिंग को बढ़ा देगा. वो अभी से अपनी स्पेंडिंग को बढ़ा देगा. अ फॉल इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द कंट्रीज बैंक. अगर इंटरेस्ट रेट को कम करोगे तो पहले के मुकाबले में सेविंग कम होगी, जिसकी वजह से पहले के मुकाबले में आपकी जो है वो स्पेंडिंग बढ़ जाएगी. तो यहाँ पर भी आपकी सेविंग नहीं बढ़ेगी, इसको भी हटा दो. अ फेयर दैट द इनकम विल फॉल इन द फ्यूचर. अगर इसको लग रहा है ये एंटिसिपेट क्या कर रहा है कि फ्यूचर में मेरी जो है वो इनकम गिरने वाली है. अब फ्यूचर में जब मेरी इनकम गिरने वाली है तो ये अभी से ज्यादा पैसा सेव करेगा, क्योंकि फ्यूचर के लिए पैसा संभालना है. सही है.
A rise in individuals wish to enjoy higher consumption. अगर हायर कंजम्पशन करनी है तो स्पेंडिंग को तो बढ़ाना पड़ेगा. तो सेविंग मेरी कौन से केस में बढ़ रही है? सिर्फ ऑप्शन सी में मेरी सेविंग बढ़ रही है. तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसने यही बोला हुआ है कि भाई सेव किस ऑप्शन में हम ज्यादा करेंगे, सेव किस ऑप्शन में हम ज्यादा करेंगे. सही है. तो ये भी सिंपल सवाल. क्वेश्चन नंबर 9. इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री मेल वर्कर्स ऑन एवरेज आर पेड मोर देन फीमेल वर्कर्स. सही है. एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात कर रहा है, ये हर इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा. सही है. अब जैसे टीचिंग में मेल को ज्यादा पैसे मिलते हैं, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं. सही है. तो मेल आर पेड मोर देन फीमेल वर्कर्स. अब इसकी वजह क्या होंगी? व्हाट माइट एक्सप्लेन दिस? फीमेल वर्कर्स आर लेस लाइकली टू टेक टाइम ऑफ वर्क. जरूरी नहीं है, ये चीजें दोनों कर सकते हैं. सही है. एक मेल वर्कर भी काम से छुट्टी ले सकता है, एक फीमेल भी लेता है. सही, दोनों लेते हैं, कोई जरूरी नहीं है ये चीज. फीमेल वर्कर्स आर मोर लाइकली टू बी इन ट्रेड यूनियंस. ये भी जरूरी नहीं है, ये भी दोनों कर सकते हैं, बोथ. ठीक है. मेल वर्कर्स हैव हायर क्वालिफिकेशन. यस, दिस कैन बी वन ऑफ द रीजंस कि भाई मेल जो है वो ज्यादा पढ़ा लिखा है. तो ज्यादा पढ़ा लिखा है तो इसकी डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है तो इसकी वेजेस ज्यादा है. सही है. तो सिंपल ये रीजन हो सकता है. मेल वर्कर्स लिव नियरर टू देयर प्लेस ऑफ वर्क. ये भी जरूरी नहीं है, ये दोनों का हो सकता है. ये कोई रीजन नहीं होती वेज ज्यादा या कम होने की. सही है. तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि मेरी एक वैलिड रीजन है कि भाई एक बंदा अगर ज्यादा पढ़ा लिखा है तो ज्यादा पैसा कमाएगा. सही है. तो सी इज द राइट आंसर. सही है. क्वेश्चन नंबर 10. In South Africa, the rate of consumer spending is relatively high compared with other developing countries. अच्छा, साउथ अफ्रीका में ये कह रहा है कि लोगों की जो स्पेंडिंग है वो compared to other developing countries ज़्यादा है. However, the unemployment rate is high at 25%, and only 27% of the students complete the 12 years of basic education. सही है. तो तीन मसले इससे मुझे यहाँ पर बताए हैं. तीन मसले क्या बताए हैं? सबसे पहली चीज इसने सबसे पहले मुझे बोला हुआ है कि साउथ अफ्रीका में जो है वो स्पेंडिंग बहुत ज्यादा है, साउथ अफ्रीका में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, और साउथ अफ्रीका में जो है वो एजुकेशन का लेवल थोड़ा कम है. सही है. एजुकेशन का लेवल थोड़ा कम है. As a result, what is also likely to be found in South Africa? बोल रहे हैं इन तीनों चीजों के अलावा ऐसी क्या चीजें जो साउथ अफ्रीका में होगी. तो क्या होगा? A high average standard of living. मुझे एक बात बताओ, इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट के साथ, इतनी कम एजुकेशन के साथ, क्या कभी भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा होगा? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमेशा कम ही होगा, क्योंकि एक तो लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड हैं, दूसरा ये लोग एजुकेशन नहीं ले रहे, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो कम ही होगा. A high current rate of saving. भाई क्या ये सेविंग ज्यादा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि साउथ अफ्रीका में लोग जो हैं वो स्पेंडिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं. जब स्पेंडिंग ज्यादा होगी तो सेविंग कैसे ज्यादा हो सकती है? सही है. A high level of debt among consumers. अच्छा भाई, अगर मेरी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है. सही है. ये कह रहा है कि लोगों ने उधार बहुत लिए हैं, लोगों के ऊपर कर्जे बहुत चढ़े हैं. अब ये कर्जे कैसे चढ़े हुए ये देख लेते हैं. अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, स्पेंडिंग बहुत ज्यादा है. तो मुझे एक बात बताओ, इतनी ज्यादा इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है और उसके बावजूद इतनी ज्यादा स्पेंडिंग हो रही है, इसका मतलब है लोग जो अपनी स्पेंडिंग कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? वो बोरोइंग करके कर रहे हैं, और जब वो बोरोइंग करेंगे तो पहले के मुकाबले में इनके ऊपर जो कर्जा है वो बढ़ेगा, मोर डेट. सही है. तो ये हो सकता है मेरा आंसर. हाई सप्लाई ऑफ स्किल्ड वर्कर. अगर हाई सप्लाई ऑफ स्किल्ड वर्कर है तो व्हाई इज द अनएम्प्लॉयमेंट सो हाई? क्योंकि अगर सप्लाई ऑफ वर्कर इतनी ज्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा क्यों है? अनएम्प्लॉयमेंट तो कम होनी चाहिए. 25% की अनएम्प्लॉयमेंट कोई हल्की चीज नहीं होती. सही है. 25% एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है. सही है. तो 10 का मेरा आंसर है सी, जो कि परफेक्टली इस सिनेरियो को सपोर्ट कर रहा है. सही है. क्वेश्चन नंबर 11. A trade union is negotiating a wage rise for its members. सही है. ट्रेड यूनियन का काम यही होता है ना भाई, कलेक्टिव बार्गेनिंग करती है और अपनी वेजेस, वर्कर्स की वेजेस बढ़ाने के लिए काम करती है. What will increase the chance of the wage rises being granted? अच्छा, ये कह रहा है कि भाई ऐसी कौन सी चीज है जो मेरी बार्गेनिंग पावर को बढ़ा देगी, क्योंकि ट्रेड यूनियन की बार्गेनिंग पावर पे डिपेंड करता है. अच्छा, ट्रेड यूनियन की बार्गेनिंग पावर कब बढ़ती है? जब मेरे लेबर की डिमांड इनइलास्टिक हो. लेबर की डिमांड क्या हो? इनइलास्टिक. सही है. जब मेरे लेबर की डिमांड इनइलास्टिक हो. कैसे इनइलास्टिक होगी? क्या आपकी जो है वो वेजेस ज्यादा से बढ़ेंगी पर डिमांड फॉर लेबर जो है वो बहुत कम से गिरेगा. सही. तो 1 by 1 ऑप्शन देख लेते हैं. सबसे पहला, द कंपनीज प्रोडक्ट हैज मैनी सब्स्टिट्यूट्स. मुझे एक बात बताओ, अगर कंपनी के प्रोडक्ट के बहुत सब्स्टिट्यूट हैं तो जो मेरा प्रोडक्ट है उसकी डिमांड क्या होगी? सिंपल सा सवाल है. अगर एक प्रोडक्ट के बहुत सब्स्टिट्यूट होते हैं तो उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या होती है? इलास्टिक एंड इलास्टिक. लो हाई नहीं. देखो ये बहुत एक लेमैन आंसर है ये.
सही है, इलास्टिक, यस। अच्छा, अगर प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक होगी तो लेबर की डिमांड क्या होगी? अगर प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है तो लेबर की डिमांड क्या होगी? इलास्टिक होगी। क्यों इलास्टिक होगी? क्योंकि हमेशा याद रखना, लेबर डिमांड इज अ डिराइव्ड डिमांड। जो भी प्रोडक्ट की डिमांड होगी वो मेरे लेबर की डिमांड होगी, हमेशा याद रखना है ये। तो अगर डिमांड लेबर की इलास्टिक है तो इससे मेरी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग नहीं होगी। द इकोनॉमी इज एंटरिंग अ पीरियड ऑफ रिसेशन, रिसेशन का पीरियड एंटर कर रहा है, इसका मतलब है लो प्रॉफिट्स, कंपनी को प्रॉफिट्स नहीं हो रहे। क्या इस केस में कंपनी वेजेस बढ़ाएगी? नहीं बढ़ाएगी, वो बोलेगी पहले ही रिसेशन चल रहा है, तुम्हें अपनी वेजेस की पड़ी है। द गवर्नमेंट हैज मेड स्ट्राइक एक्शन इलीगल। अच्छा, इससे बार्गेनिंग पावर कम होगी, इससे बार्गेनिंग पावर कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि देखो, जब मेरा जो एम्प्लॉयर है, जब मेरा एम्प्लॉयर है वो जब वेजेस नहीं बढ़ाता तो मेरा ट्रेड यूनियन क्या करता है? एक्शन लेता है। वो या तो भाई धरने पे बैठ जाएगा, या तो वो स्ट्राइक करेगा, या तो वो गो स्लो जाएगा, काम आहिस्ता आहिस्ता करेगा, सही है, ओवर टाइम काम नहीं करेगा। तो अगर उसने स्ट्राइक को इलीगल कर दिया, इसका मतलब है ट्रेड यूनियन कोई एक्शन नहीं ले सकता। अगर ट्रेड यूनियन कोई एक्शन नहीं ले सकता तो इसका मतलब यही हुआ ना कि भाई ट्रेड यूनियन की बार्गेनिंग पावर कम हो गई है। वेजेस आर अ स्मॉल पार्ट ऑफ कंपनीज कॉस्ट। अच्छा, ये एक अच्छा ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि भाई लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये पूरा जो है ना, ये पूरा मेरी कंपनी की टोटल कॉस्ट है, सही है, और इस टोटल कॉस्ट में से इतना सा जो हिस्सा है ना, वो क्या है? वो मेरी कंपनी की वेजेस की कॉस्ट है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मेरी टोटल कॉस्ट इतनी ज्यादा है और मेरी वेजेस की कॉस्ट इतनी कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं जाके अपने एम्प्लॉयर को बोलता हूँ कि मेरे वर्कर की वेज बढ़ा दे, तो क्या वो नखरे करेगा? वो नहीं करेगा। वो बोलेगा यार वैसे ही मेरी वेजेस की कॉस्ट इतनी कम है, अगर मैं थोड़ी सी वेजेस बढ़ा भी दूंगा तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वो बोलेगा चलो मैं वेजेस को बढ़ा देता हूँ। तो इस केस में व्हेन योर वेजेस आर अ स्मॉल पार्ट ऑफ कंपनीज कॉस्ट, तो इस केस में आपके लेबर की डिमांड क्या होती है? इनइलास्टिक होती है। और जब लेबर की डिमांड इनइलास्टिक होती है तो आपका जो है वो बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग होती है, सही है, क्लियर है ये चीज। जब इतनी बड़ी कॉस्ट में से वेजेस की कॉस्ट इतनी सी होगी तो वो बोलेगा खैर है, मैं वेजेस बढ़ा देता हूँ क्योंकि मेरी कॉस्ट पे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, सही है। और इसका ऑपोजिट क्या होगा? अगर मेरी वेजेस की कॉस्ट इतना बड़ा हिस्सा होता, अगर मेरी वेजेस की कॉस्ट इतना बड़ा हिस्सा होता और तब मैं उसके पास जाता और उसको बोलता भाई मेरे वर्कर की तू वेजेस बढ़ा दे, तो वो मना कर देता। वो बोलता कि भाई वैसे ही तुम्हारे हमारी जो कॉस्ट है वेजेस की इतनी ज़्यादा है, और अगर हम मजीद वेजेस बढ़ा देंगे तो इससे हमारी टोटल कॉस्ट पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा, तो हम वेजेस नहीं बढ़ाएंगे, सही है। तो उस केस में डिमांड क्या होती है? इलास्टिक होती है, क्लियर। ये सिंपल जो सवाल था ये बार्गेनिंग पावर था, सही है। तो ट्रेड यूनियन की बार्गेनिंग पावर क्यों स्ट्रांग होती है, वीक होती है? अगेन वही चीज़ नोट से ये प्रॉपर तरीके से रीड करना पड़ेगा, सारी थ्योरेटिकल चीज़ें अवेलेबल हैं। अच्छा, व्हेन अ शू मैन्युफैक्चरर डबल्स ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डबल करने का मतलब क्या है? कि सारे इनपुट्स जो हैं वो 50% से बढ़े हैं। क्या ये चीज़ क्लियर है? सही है, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डबल हुए हैं, सही है। अच्छा, और रिटर्न में आउटपुट क्या कह रहा है? आउटपुट कह रहा है मोर देन डबल। आउटपुट मोर देन डबल, इसका मतलब कि लेट से मैं कहता हूँ मेरा आउटपुट बढ़ा है 80% से, तो ये क्या हो रहा है? क्या बोलते हैं इसको? इकोनॉमी ऑफ स्केल, यस। क्योंकि जब स्केल का वर्ड आता है तो लॉन्ग रन की बात होती है, तो ये डिसइकोनॉमीज हो नहीं सकता, इसमें एवरेज कॉस्ट आपकी बढ़ती है। ये होगा, इसमें एवरेज कॉस्ट आपकी गिरती है। इंक्रीजिंग प्रॉफिट हो नहीं सकता क्योंकि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट होता है, जिसका डेटा मुझे दिया हुआ नहीं है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का तो लेना देना ही नहीं है यहाँ से, इसका लेना देना होता है चॉइस से, सही है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं अपने सारे इनपुट्स को इक्वल प्रोपोर्शन से बढ़ा रहा हूँ, सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13, which market conditions apply to firms that operate in perfect competition and wish to a monopoly? अच्छा, तो बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के फीचर पूछ रहा है, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के फीचर पूछ रहा है। तो डिमांड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एडवर्टाइजिंग, बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं होता। डिमांड नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एडवर्टाइजिंग, बिल्कुल गलत। मोनोपोली में तो आपकी डिमांड एडवर्टाइजिंग से इन्फ्लुएंस होती है, क्यों? क्योंकि इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है। मैनी बैरियर्स टू एंट्री, बिल्कुल गलत, देयर आर नो बैरियर्स टू एंट्री, तो ये ऑप्शन भी हटा दो और यहाँ पर मैनी होगा, सही है। नो इन्फ्लुएंस ऑन प्राइस, यस, बिल्कुल सही, क्योंकि आप एक परफेक्ट कंपटीशन में एक सिंगल फर्म जो है वो कभी भी प्राइस लेवल को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, क्योंकि हजारों में फर्म्स होती हैं, सही है। और एक फर्म की इतनी जो है वो पावर स्ट्रांग नहीं होती कि वो अपने सप्लाई से प्राइस को इन्फ्लुएंस करे। मोनोपोली में देयर इज अ स्ट्रांग इन्फ्लुएंस ऑन प्राइस, यस, क्योंकि वो लोग देखो मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट करते हैं ना। मार्केट में शॉर्टेज कैसे क्रिएट करते हैं?
अपनी सप्लाई जब कम करते हैं तो मार्केट में प्राइस बढ़ जाती है, तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है ना प्राइस पे। तो सी इज द करेक्ट आंसर, जो परफेक्टली जो है फीचर को आइडेंटिफाई कर रहा है। सही है। सेल्स ऑफ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, सेल्स ऑफ यूनिक प्रोडक्ट्स, ये कोई फीचर नहीं है, दिस इज नॉट अ फीचर। सही है, ये कोई फीचर नहीं है, तो सी इज द परफेक्ट आंसर। सही है। क्वेश्चन नंबर 14, द डायग्राम शोज द फिक्स्ड कॉस्ट, variable cost and total cost. Which distance represents the firm's fixed cost? तो ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, ये आपकी टोटल कॉस्ट है, ये आपकी फिक्स कॉस्ट है। तो फिक्स कॉस्ट को देखने के दो तरीके हैं, या तो ये वर्टिकल डिस्टेंस या तो ये वर्टिकल डिस्टेंस। ऑप्शन में कौन, या तो आपका पी क्यू होगा या तो आरएस होगा। ऑप्शन में दोनों में से कोई एक दिया हुआ होगा, तो हमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, पी क्यू नहीं दिया हुआ ना, आरएस है, ये होगा टी। आरएस हमें दिया मैंने, क्योंकि आरएस रिप्रेजेंट कर रहा है फिक्स कॉस्ट। ये देखो देखो, हमेशा याद रखना ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस और ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस, ये दोनों सेम होते हैं, क्योंकि ये दोनों फिक्स कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सही है, ये दोनों फिक्स कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये लिख लेना अपने पास। सही है, तेरे ये चीज आसान एमसीक्यू था ये भी। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन इट प्रोड्यूसेस 100 यूनिट्स, a firm's total variable cost is $300 and total fixed cost is $2,700. What is the average cost? अच्छा भाई, एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो कितनी आ गई, 300 प्लस 2700 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। क्वांटिटी कितनी है, 100 यूनिट्स, तो 100। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, मेरा आंसर यहाँ पर आएगा $30। तो एवरेज टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 30, क्योंकि एवरेज कॉस्ट क्या होती है, एवरेज कॉस्ट इज बेसिकली पर यूनिट कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट इज बेसिकली पर यूनिट कॉस्ट। सही है, तो पर यूनिट कॉस्ट में से मांग रहा है, बेसिक फॉर्मूला लगाना है, हर चीज आपको दी हुई है। सही है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मनी सप्लाई बढ़ाते हैं, इंटरेस्ट रेट को गिराते हैं और एक्सचेंज रेट भी बढ़ जाता है। सही है, और ये क्यों करते हैं, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना होता है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, सही है, मनी सप्लाई बढ़ाते हैं, इंटरेस्ट रेट गिराते हैं, एक्सचेंज रेट को बढ़ाते हैं, और इसका काम क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का हमारा कौन सा एग्जांपल है भाई, बताओ। पहला ऑप्शन ही लग रहा है, लोअर इंटरेस्ट रेट। यस, यही मेरी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है। लोअर मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को कम करोगे तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, दिस इज कॉन्ट्रैक्शनरी, दिस इज कॉन्ट्रैक्शनरी। लोअर पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग, दिस इज फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात कर रहे हैं। लोअर टैक्सेशन, दिस इज अगेन फिस्कल पॉलिसी। सवाल में मुझसे इससे मॉनेटरी पॉलिसी का पूछा हुआ है। सही है, बहुत हल्का सवाल था। सही है, अच्छा भाई, व्हाट इज नॉट अ पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर। सही है, कह रहा है कि ऐसी कौन सी चीज है जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग का पार्ट नहीं है। सही है, क्लेम्स पेड ऑन प्राइवेट इंश्योरेंस फॉर कैंसिल्ड फ्लाइट्स, ये क्या है, ये मेरा प्राइवेट स्पेंडिंग है, ये मेरी गवर्नमेंट ने। देखो पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो खर्चा गवर्नमेंट करती है, तो ये तो मेरे प्राइवेट सेक्टर ने किया है, तो ये तो नहीं होगा। कलेक्शन ऑफ रबिश बाय अ लोकल, हाँ तो ये नहीं है ना, ये पब्लिक, यही आंसर होगा। सही है, कलेक्शन ऑफ रबिश बाय अ लोकल काउंसिल, लोकल काउंसिल इज गवर्नमेंट। ग्रांट फ्रॉम सेंट्रल फंड्स टू कॉम्पनसेट पीपल, सही है, सेंट्रल, सेंट्रल का मतलब गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रली काम हो रहा है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ नेशनल डेटाबेस, अगेन गवर्नमेंट। तो बाकी तीनों ऑप्शंस में गवर्नमेंट है, तो बाकी तीनों ऑप्शंस मेरे गवर्नमेंट स्पेंडिंग का पार्ट है। सिर्फ ये एक वाहिद ऐसा ऑप्शन है जो कि मेरी प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर गवर्नमेंट की कोई हिंट नहीं थी। सही है, यहाँ पर गवर्नमेंट की कोई हिंट नहीं थी। क्लियर है, सही है। तो पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर इज बेसिकली गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। सही है, दिस इज बेसिकली गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। Question number 18. Which pair of government actions combines the fiscal policy? What is fiscal policy? Government spending and tax revenue. और इसका काम क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना। With the supply side policy. Supply side policy का मतलब होता है एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाना। सही है। Changing government spending with changing interest rate. तो ये मेरी फिस्कल है और ये मेरी मॉनेटरी पॉलिसी है। सही है, तो ये तो नहीं होगा। Cutting tax rates. It is a fiscal policy. And providing information on job vacancies, this is a supply side policy, क्योंकि आप लोगों को बेटर जॉब्स के बारे में बता रहे हो जिससे आपकी इकोनॉमी में आउटपुट बढ़ेगा, लोग बेहतर जॉब में जाएंगे, लोग पहले के मुकाबले में अच्छी जॉब्स करेंगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। लिमिटेड बैंक लैंडिंग, दिस इज मॉनेटरी पॉलिसी। रिस्ट्रिक्टिंग क्रेडिट विद लेस कंट्रोल, दिस इज मॉनेटरी पॉलिसी।
सही है। लिमिटेड बैंक लेंडिंग का मतलब है कि हमारी लोन्स वगैरह कम दे रहे हैं हम, और रिस्ट्रिक्टिंग क्रेडिट का मतलब है यही मतलब है इसका भी, सही है, लोन वगैरह कम दे रहे हैं। और लेबर मार्केट पे लेस कंट्रोल है, इसका मतलब है ये हमारी सप्लाईज को कम कर रहा है, सही है। तो 18 का आंसर है बी, ठीक है। मेरे ख्याल में तो बहुत आसान पेपर है ये। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19, a government collects the following revenue in a year. What is the amount of indirect tax revenue? What is the amount of indirect tax revenue? तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो कि गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। तो टैक्सेस ऑन गुड्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्सेस ऑन इनकम नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट टैक्स का पार्ट होता है। टैक्सेस ऑन सर्विसेज यस, इनडायरेक्ट टैक्स। कस्टम्स एंड एक्साइज ड्यूटीज यस, क्योंकि मैंने उस दिन आपको लिखवाया था ड्यूटी इज पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो 30 + 20 + 50 मेक्स इट 100, यस 100 होगा आंसर। 100 मिलियन इज माय इनडायरेक्ट टैक्स, सही है। Which type of unemployment occurs when the total demand for goods and services in the economy falls? जब इकोनॉमी में टोटल डिमांड गिर रही है, टोटल डिमांड का मतलब एग्रीगेट डिमांड गिर रही है, एग्रीगेट डिमांड का मतलब डिमांड डेफिशिएंट, क्या हो गया? डिमांड डेफिशिएंट। डिमांड डेफिशिएंट का क्या मतलब होता है? सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, सही है, सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ए इज द राइट आंसर। अब कुछ बच्चे बताओ क्या करते हैं, इसका आंसर कर देते हैं ये स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल नहीं होगा, स्ट्रक्चरल का मतलब होता है कि डिमांड तो गिर रही है पर एग्रीगेट डिमांड नहीं गिर रही, किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री की डिमांड गिर रही है, सही है। डिमांड इज फॉलोइंग ऑफ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, ये पूरी इकोनॉमी की डिमांड नहीं गिरती है यहाँ पे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाई इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफन कंसिडर्ड टू बी बेटर देन जीडीपी पर हेड एज अ मेजर ऑफ स्टैंडर्ड लिविंग? व्हाई इज एचडीआई बेटर? एचडीआई में क्या क्या आता था? रियल जीडीपी पर हेड, ये मैं बहुत बार लिख चुका हूँ। रियल जीडीपी पर हेड, जीएनपी का यहाँ पर जिक्र होता है, स्कूलिंग ईयर्स यहाँ पर आता है, और यहाँ पर आपका जो है वो आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। स्कूलिंग ईयर्स को दूसरे लफ्जों में आप लॉन्ग वो भी बोल सकते हो, एजुकेशन हो गया, या लिटरेसी रेट बोल सकते हो, सही, लिटरेसी रेट। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी का आप बोल सकते हो लॉन्गेटिविटी। तो जीडीपी पर हेड एक्सक्लूड्स इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्कुल गलत। जीडीपी का बढ़ना मतलब इकोनॉमी बढ़ रही है। जीडीपी पर हेड इग्नोर्स पॉपुलेशन ग्रोथ, बिल्कुल गलत। यहाँ पर लिटरली ये कह रहा है पर हेड, तो अगर इसने पर हेड लिखा हुआ है तो इसका मतलब है पॉपुलेशन को इग्नोर नहीं कर रहा ना, ये ऑब्वियस सी बात है। HDI includes more than the production of goods and services. Yes, GDP जो है ना वो सिर्फ आपके आउटपुट को दिखाता है। HDI कहता है कि भाई हाँ आउटपुट तो हम देख रहे हैं पर आउटपुट के अलावा भी कुछ चीजें होती हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल भाई स्कूलिंग ईयर्स क्या है लोगों का, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है मेरी इकोनॉमी में, हेल्थ क्या है मेरा, सही है। तो HDI जो है वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से थोड़ा आगे सोचता है, सोच बड़ी है। HDI is calculated by the national government. रियल जीडीपी भी गवर्नमेंट ही कैलकुलेट करती है, तो ऐसी कोई खास बात नहीं है ये एचडीआई में कि गवर्नमेंट कैलकुलेट कर रही है। रियल जीडीपी भी पर हेड जो है या जीडीपी पर हेड जो है वो भी गवर्नमेंट ही कैलकुलेट करती है। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट, एक प्राइवेट सेक्टर क्यों कैलकुलेट करेगा? ये नहीं करेगा ना, उसका क्या काम है। 21 का आंसर होगा सी। 22, in 2013 there was a period of low interest rate and high inflation in an economy. Who would be most likely to benefit and who most likely to lose during such a period? तो बेसिक सवाल है। सबसे पहले तो इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन से बेनिफिट किसको होगा? बोरोवर्स को होगा। बोरोवर्स को क्यों होगा? क्योंकि उसने किसी से पैसा लिया हुआ है, जब वो पैसा रिटर्न करेगा तो उस पैसे की वैल्यू कम होगी, सही है, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। और लूज कौन करेगा? सेवर्स, क्योंकि इंटरेस्ट रेट आपका कम हो रहा है। आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो कम है, इन्फ्लेशन जो है वो आपकी ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो फॉल करेगा। क्या फॉल करेगा? रियल इंटरेस्ट रेट। और जब आपका रियल इंटरेस्ट रेट फॉल करेगा तो आपकी सेविंग की जो वैल्यू है वो पहले के मुकाबले में कम होगी, आपकी पैसों की जो वैल्यू है वो पहले के मुकाबले में कम होगी। तो ए इज द राइट आंसर, सही है। ये सिंपल आपका इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन का टॉपिक है, खत्म, जो आप सबसे पहले पढ़ते हो मैक्रो में, सही है। '23, in which case is success for the government in achieving the first aim likely to cause problem in achieving the second? अच्छा,
अच्छा, तो बेसिकली ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स का सवाल है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो ये सिंपल थ्योरेटिकल है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स बोला है ना, तो इसने बोला भाई कॉन्फ्लिक्ट कौन सी पॉलिसी में आएगा, इसलिए हमसे सवाल में पूछा भाई कॉन्फ्लिक्ट कौन सी पॉलिसी में आएगा। तो पहले एम में ही आएगा, क्योंकि इन दोनों का हमेशा पड्डा होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट वर्सेस प्राइस स्टेबिलिटी। यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ और फुल एम्प्लॉयमेंट का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ना यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है और ना यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो प्योर थियोरेटिकल ये याद करके रख लो, मैंने इसकी रीजन्स भी आपको दी थी पिछली क्लास में, उससे पहले। टाइप ऑफ रिविजन, सही है। The theoretical concept. Which combination of influences must have occurred for a population to be falling? Population fall कर रही है when there is no migration. कह रहा है माइग्रेशन कोई नहीं है, मतलब ना कोई कंट्री से बाहर जा रहा है ना कोई कंट्री में आ रहा है, there is no migration. तो पॉपुलेशन को फॉल करवाना है। तो पॉपुलेशन फॉल कब होगी? जब आपका बर्थ रेट जो है वो फॉल होगा, सही है, सिंपल। जब आपका बर्थ रेट फॉल होगा, डेथ रेट आपका बढ़ेगा और आपका फर्टिलिटी रेट जो है वो गिरेगा। फर्टिलिटी रेट क्या होता है? फर्टिलिटी रेट इज बेसिकली average number of children per woman, right? तो क्या आंसर होगा इसका? फॉलिंग, राइजिंग एंड फॉलिंग। तो बी इज द परफेक्ट आंसर, सही है, बी इज द परफेक्ट आंसर। पॉपुलेशन फॉल करवानी है ना, और लॉजिकली सोचो यही होगा, बर्थ रेट फॉल होगा, डेथ रेट बढ़ेगा तो पॉपुलेशन गिरेगी। डेवलपिंग कंट्रीज ऑफन विश टू प्रिवेंट द पॉपुलेशन ऑन इन रूरल एरिया, सही है, गांव देहात की बात कर रहा है ये। कह रहा है कि गवर्नमेंट चाहती है कि गांव देहात में जो है वो पॉपुलेशन कम मूव करे टाउन की तरफ, क्योंकि नॉर्मली यही होता है, जैसे कराची में भी यही होता है। हम कराची में यही कहते हैं ना कि भाई कराची के बाहर वाले लोग क्यों आ रहे हैं, क्योंकि कराची के बाहर वाले लोग आके ही हमारी शहर में आके चोरियां करते हैं, सही है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ये मूवमेंट कम हो जाए, लोग गाँव देहात से शहरों की तरफ कम आए। इन्वेस्टमेंट ग्रांट्स आर गिवन टू कंपनीज इफ दे सेट अप देयर बिजनेस इन दोज एरियाज। अब लोग बेसिकली यहाँ पर क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ पर वो लोग पैसा नहीं कमाते। अब यहाँ कराची में आके या तो वो लोग चोरियां करते हैं बेचारे मजबूरी में, या तो कोई जॉब ढूंढेंगे आगे। जॉब का ही मेन मसला है ना। तो व्हाट इज दिस पॉलिसी इंटेंडेड टू अचीव? डिक्रीज ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, कोई लेना देना नहीं है। डिक्रीज एक्सटर्नल कॉस्ट, कोई लेना देना नहीं है। इंक्रीज इकोनॉमी ऑफ स्केल, बिल्कुल गलत। इंक्रीज यूज ऑफ लेबर, क्योंकि वो चाहती है कि भाई हम लोग जो है वो उन एरियाज में इन्वेस्टमेंट ग्रांट दें ताकि लोग जो हैं वहाँ पर काम करें, वहाँ पर हमारी जॉब्स क्रिएट हो, तभी वो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए ग्रांट्स दे रहे हैं। ग्रांट्स का मतलब सब्सिडीज दे रहे हैं ये लोग, सही है। 26, इंक्रीजिंग नंबर्स ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल वर्कर्स फ्रॉम डेवलपिंग इकोनॉमीज माइग्रेट टू डेवलप्ड इकोनॉमीज, सही है, सही है। देखो क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग नंबर्स ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल वर्कर्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज माइग्रेट टू डेवलप्ड। कह रहा है कि भाई पढ़े लिखे मेडिकल वर्कर्स जो हैं वो डेवलपिंग इकोनॉमी से डेवलप्ड इकोनॉमी पे जा रहे हैं। क्यों ऐसी माइग्रेशन हो रही है, क्या वजह है? देयर आर बेटर वर्किंग कंडीशंस इन हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स इन द डेवलप्ड इकोनॉमीज। यस, क्योंकि जब आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप करोगे, आप माइग्रेट करोगे। तो ए इज द परफेक्ट आंसर। देयर आर फ्यूअर पेशेंट्स रिक्वायरिंग मेडिकल ट्रीटमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज, बिल्कुल गलत। डेवलपिंग कंट्री में तो भाई हॉस्पिटल बेड भरे पड़े हैं। देयर इज अ लैक ऑफ ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मेडिकल स्टाफ इन डेवलप्ड इकोनॉमीज, बिल्कुल गलत, ये कोई रीजन नहीं होता जाने का। देयर इज एन ओवर सप्लाई ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल वर्कर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज, नहीं भाई, डेवलपिंग कंट्रीज में कभी भी क्वालिफाइड मेडिकल वर्कर्स की ओवर सप्लाई नहीं होती। यहाँ पर हमेशा ऐसी चीज़ों की शॉर्टेज होती है, सही है, क्योंकि एजुकेशन यहाँ पर नहीं है। तो ए इज द परफेक्ट आंसर, सही है। 27, the table gives information about 4 countries. Which country has the lowest standard of living? Lowest standard of living का मतलब क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे कम होगी, जीडीपी पर हेड भी कम होगा, परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स इन एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर जो है वो एक डेवलप्ड लेस डेवलप्ड इकोनॉमी में या डेवलपिंग इकोनॉमी में ज्यादा होता है, और डेवलपिंग इकोनॉमी में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होता है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे कम, जीडीपी पर हेड सबसे कम, और परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स इन एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा। तो ए इज द परफेक्ट आंसर, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एक डेवलपिंग इकोनॉमी को। किसको कर रहा है? डेवलपिंग इकोनॉमी को, सही है। क्वेश्चन नंबर 28, द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री विच अवॉइड्स इंटरनेशनल ट्रेड। एक कंट्री जो इंटरनेशनल ट्रेड को अवॉइड करती है, मे बेनिफिट फ्रॉम, अच्छा, इंक्रीज इन स्पेशलाइजेशन, बिल्कुल गलत, ये तो इंटरनेशनल ट्रेड का एडवांटेज है। बेटर पॉलिटिकल एंड कल्चरल टाइज, बिल्कुल गलत, ये मेरा इंटरनेशनल ट्रेड का एडवांटेज है। कंपैरेटिव प्रेशर टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ गुड्स, अगेन
ये तीनों मेरे इंटरनेशनल ट्रेड के एडवांटेज हैं। तो हम तो इंटरनेशनल ट्रेड कर ही नहीं रहे, ये तीनों मेरे इंटरनेशनल ट्रेड के एडवांटेज हैं। सही है। लास्ट, मोर एम्प्लॉयमेंट इन देयर इंडस्ट्रीज। यस, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर रहे तो इसका मतलब है आप डोमेस्टिक प्रोड्यूसर से खरीद रहे हो, और डोमेस्टिक प्रोड्यूसर से खरीदोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी इकोनॉमी में जो है वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, क्योंकि आप अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करवा रहे हो। सही है। 29, in 2012 Nokia, a mobile phone manufacturer, produced 18% of Finland's exports. Nokia जो है वो फिनलैंड का 18% एक्सपोर्ट बना रहा है। Why might this be undesirable for Finland? कह रहा है कि फिनलैंड को इसका नुकसान क्या है, कि भाई अगर नोकिया इसका 18% एक्सपोर्ट संभाल रहा है तो इसका नुकसान क्या है। फॉरेन डिमांड फॉर मोबाइल फोन फर्म्स में ग्रो कंटिन्यूसली, ये तो फायदेमंद है। अगर फॉरेन डिमांड बढ़ेगी तो इससे तो फिनलैंड के एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, ये तो फायदेमंद है। तो अगेन ये तो नहीं होगा। नोकिया में इंट्रोड्यूस न्यू टेक्नोलॉजी विच रेजेस टोटल कॉस्ट बाय लेस देन टोटल आउटपुट, ये मेरी फिनलैंड को कोई नुकसान नहीं है, ये बेसिकली मेरी फर्म की कॉस्ट बढ़ रही है। यहाँ पर फिनलैंड को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, यहाँ पर नोकिया को नुकसान हो रहा है। There may be a reduction in trade restrictions on mobile phones. Again, it's a good thing. ये तो अच्छी चीज है, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन कम हो रहे हैं, इसका मतलब है एक्सपोर्ट हमारे और बढ़ जाएंगे। There may be an industrial dispute at Nokia, ये एक मेरा करेक्ट आंसर है। अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नोकिया में आ गया तो इसका मतलब है कि प्रोडक्शन जो है वो क्या होगी, हॉल्ट होगी। अगर कोई फड्डा हो गया नोकिया के अंदर, प्रोडक्शन रुक गई, प्रोडक्शन हॉल्ट होगी, तो फिनलैंड के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि फिनलैंड की 18% एक्सपोर्ट जो है वो नोकिया कर रहा है, और अगर नोकिया की प्रोडक्शन रुक जाएगी तो फिनलैंड को बहुत नुकसान होगा। सही है। तो अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नोकिया में आया तो ये फिनलैंड के लिए बहुत ज्यादा अनडिजायरेबल होगा। क्लियर है ये चीज? क्वेश्चन नंबर 30, द टेबल शोज द वैल्यूज ऑफ द आइटम्स इन अ कंट्रीज करंट अकाउंट इन 2 years। सही है। द टेबल शोज द वैल्यूज ऑफ द आइटम्स इन अ कंट्रीज करंट अकाउंट इन 2 years। How did the value of net transfers change between year 1 and year 2? How did the value of net transfers change between year 1 and year 2? अच्छा, तो करंट अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट अकाउंट का फॉर्मूला क्या है? ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज प्लस नेट ट्रांसफर्स प्लस नेट इनकम प्लस नेट ट्रांसफर्स। तो ये मेरा फॉर्मूला होता है ना। सही है। तो अलग अलग सालों का निकाल लेते हैं। सबसे पहले ईयर 1 का निकाल लेते हैं। ईयर 1 का कैसे निकालेंगे? मेरा करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है? मेरा करंट अकाउंट का बैलेंस है -50। फिर इसमें मैं प्लस कर दूंगा सर्विसेज को, जो कि मेरा -30 है, इक्वल्स टू -30 प्लस नेट इनकम जो कि मेरा -30 है, और यहाँ पर मैं प्लस कर दूंगा एक्स। तो एक्स की अमाउंट क्या आ रही है? एक्स की अमाउंट यहाँ पर मेरी आएगी -30 -60 प्लस 10। तो यहाँ पर मेरा आ रहा है +10। तो ये नेट ट्रांसफर्स मेरा आ रहा है +10। इसी तरह ईयर 2 का मुझे बताओ निकाल के, ईयर 2 का क्या होगा? ईयर 2 का आप लोग निकालो। ईयर 2 का नेट ट्रांसफर क्या होगा? सिंपल सवाल पूछा है, सिर्फ मुझे मैथ की इक्वेशन लगानी है बस। मुझे करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज दिया हुआ है, नेट इनकम मुझे दिया हुआ है, नेट ट्रांसफर मुझे नहीं पता, ये मेरा एक्स है। तो यहाँ पर भी मैंने यही किया है, करंट अकाउंट का बैलेंस, ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज का बैलेंस, नेट इनकम का बैलेंस और नेट ट्रांसफर को मैंने एक्स रखा है। तो मुझे बैलेंस बताओ, ईयर 2 में बैलेंस क्या होगा नेट ट्रांसफर का? डायरेक्ट आंसर नहीं बताओ, बैलेंस बताओ। 30 यस प्लस 30। तो क्या हो रहा है? नेट ट्रांसफर्स कितने से इंक्रीज हो रहा है? कितने से? डिक्रीज तो हो ही नहीं रहा, ये तो हटा ही दो, इंक्रीज हो रहा है। ईयर 1 से ईयर 2 में इंक्रीज हो रहा है। सही है। कितने से इंक्रीज हो रहा है? इंक्रीज बाय 20 मिलियन। सी इज द राइट आंसर। इंक्रीज बाय ना, इंक्रीज्ड बाय ये पूछा है, ये नहीं पूछा कि ईयर 2 में कितना है, पूछा है कि ईयर 1 और ईयर 2 में चेंज क्या है। तो +10 से +30 पे गया हूं ना, तो इसका मतलब है 20 से इंक्रीज हुआ है।